न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने 4-1 से टी20 सीरीज अपने नाम किया। लेकिन सूर्य कुमार यादव की अगर वो एक चाल कामयाब नहीं होती तो शायद ये 4-1 के बजाय 3-2 का सीरीज का रिजल्ट हो जाता। कैसे सूर्य कुमार यादव की उस एक चाल ने टीम इंडिया को हारा हुआ मैच जिताया, किस तरीके से भारतीय टीम के लिए सिर्फ 3 ओवर्स में ये पूरा का पूरा मैच ही पलट डाला, और किस तरह से टीम इंडिया ने अब टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बना डाला। आखिरकार कैसे अर्शदीप सिंह विलेन से हीरो बनते नजर आए और भारतीय टीम ने इस सीरीज को ना सिर्फ जीता, बहुत सारे वर्ल्ड कप के आंसर्स भी ले लिए। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आप खो जाएं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि अब टी20 वर्ल्ड कप हमारे सामने है, हम सब तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सब भी इंतजार कर रहे होंगे भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में जीतते हुए देखने के लिए। लेकिन आप सबके मन में 1 महीने पहले तक यही सवाल था कि गंभीर इस टीम की लुटिया तो नहीं डूबो देंगे। लेकिन जब टीम का ऐलान हुआ और सही टीम चुनी गई, और आज उस टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया है इस सीरीज के अंदर में, जिस तरीके से टीम इंडिया का अंतिम मैच आते आते टीम इंडिया ने अपना प्लेइंग 11 भी एक तरीके से कंफर्म कर लिया है, वो बता रहा है कि जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी टी20 वर्ल्ड कप में तो वो वाकई में देखने लायक टीम होगी। और 5वें टी20 मुकाबले में इसका मुजाहरा भी हुआ, इसका प्रदर्शन भी हुआ। किस तरीके से भारतीय टीम ने टॉस जीत करके तमाम भारतीय क्रिकेट फैंस के उम्मीदों को बल दिया, और सब लोग ये चाह रहे थे पहले बल्लेबाजी करना, वो ना सिर्फ बल्लेबाजी हुई बल्कि भारत ने 325 रन खड़े कर दिए, 271 बनाए टीम इंडिया ने। और ये संभव हुआ कप्तान के बल्लेबाजी, ईशान किशन के शानदार शतकीय बल्लेबाजी, नीचे कैमियो जो खेला, फिनिशिंग टच दिया हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 42 रन, 43 गेंद में ईशान के 103 रन थे, सूर्या के भी 63 रन आए। और इन तीनों बल्लेबाजों ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, न्यूजीलैंड की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप इस मुकाबले में खेल रही थी। काइल जेमिसन मौजूद थे उनके पास में, लॉकी फर्ग्यूसन की वापसी हुई थी, जैकब डफी खेल रहे थे, मिचेल सैंडनर थे, इट्स स्टोडी थे। इन सबके सामने 271 रन, मतलब दुनिया की कोई भी बॉलिंग अटैक अगर होती तो भारत ये रन जरूर बनाता, क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड की जो ये बॉलिंग अटैक है वो शायद टी20 की सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक में से एक है। और उसके बावजूद टीम इंडिया ने 271 बनाया तब जब भारत का पहला विकेट, फ्री विकेट संजू सैमसन का जा चुका था। और उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं ईशान किशन, और जब 16 गेंदों में 30 रन बनाकर अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, तब आते हैं सूर्य कुमार यादव। पावर प्ले में भारत ने इस सीरीज का सबसे कम रन बनाया, 6 ओवर में 54 रन। और उसके बावजूद भारतीय टीम ने जिस प्रकार से अगले 14 ओवर में 218 रन बनाए, और उसके अलावा 10 ओवर में जब टीम इंडिया का स्कोर था 100 रन, तो आप बहुत सोचते थे 220 230 सोचते, लेकिन अगले 10 ओवर में भारत ने 171 रन मारे, 17 यानी 17.1 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और ये मैच ऐसा लग रहा था कि भारत एक तरफा जीतेगा, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से फिन एलन आते हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमला बोलना शुरू किया, 80 रनों की पारी खेली उन्होंने। टीम इंडिया एक समय लगने लगा था कि शायद ये मुकाबला जो है वो हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पहले जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई, पावर प्ले में ही 6 ओवर में 79 रन जोड़ दिए गए, यानी जो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग चाहिए थे 13.5 के आसपास का, वही रिक्वायर्ड रन रेट लेकर के मेंटेन करके चल रहे थे टीम वहां पर फिन एलन, जबकि टीम साइफर्ड पहले ही आउट हो गए थे। उनको अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में निपटा दिया था। उसके बावजूद भी अर्शदीप सिंह ने पहले 2 ओवर में 40 रन खर्च किए थे, विकेट लिया ही नहीं था, और 40 रन एक विकेट लिया था और 40 रन खर्च कर दिए थे। यानी कि कहीं ना कहीं आप समझे जरा कि पहले 2 ओवर में जो कुटाई हुई थी उससे एक अंदाजा लग रहा था कि कितनी मार पड़ी है। तो 2 ओवर में 40 रन खर्च करना और सिर्फ 1 विकेट लेना, और आगे जाकर के 5 विकेट हासिल करना, फाइफर निकाला अर्शदीप सिंह ने। लेकिन ये कुछ भी संभव नहीं हो पाता अगर कप्तान सूर्या का वो दिमाग ना चलता। मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 8 ओवर में ही अपने 100 रन पूरे कर चुकी थी। न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, उन्होंने अपने 8 ओवर के अंदर में ही 100 रन पूरे कर लिए थे। इवन 9 ओवर में स्कोर था 117 रन 2 विकेट पे। लेकिन वो दूसरा विकेट जो है गिरा था फिन एलन का, जिसकी जरूरत भारतीय टीम को सबसे ज्यादा थी। तो ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम की हालत जो खराब हो रही है, क्या होगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने यहां दिमाग लगाया। यहां उन्होंने गेंदबाजी की बागडोर जो है वो उपकप्तान के हाथ में सौंपी, यानी कि अक्षर पटेल के हाथों में। और हम जैसा कि जानते हैं कि अक्षर पटेल ऐसे गेंदबाज है जो पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, जहां मौका मिलता है वहां गेंदबाजी करते हैं। अक्षर पटेल का ये दूसरा ओवर था
पहला ओवर जो अक्षर पटेल ने किया था, वहां अगर हम बात करें तो वो काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। उस ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे और वो फिन एलन के रहते हुए था। और यहां पर कप्तान को लग गया था कि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल जो है वो कंट्रोल में लेकर के आ रहे हैं, फिन एलन छपटा रहे थे। उसके बाद दूसरा ओवर भी दिया गया, जबकि मार पड़ रही थी, 17 रन आ गए थे वरुण चक्रवर्ती के ओवर में, जो पारी का 8वां ओवर था। लेकिन जब 9वें ओवर में आते हैं तो उस ओवर में 12 रन जाता है अक्षर पटेल के, लेकिन आखिरी गेंद पर हवा में शॉट मरवाते हैं और फिन एलन रिंकू सिंह के हाथों कैच हो जाते हैं। यह पारी का 9वां ओवर था, वहां पर विकेट गिरा फिन एलन का। उसके बाद आते हैं गेंदबाजी करने के लिए पारी के 11वें ओवर में, और यहां पर आने के बाद उस एक और बल्लेबाज को आउट कर देते हैं अक्षर पटेल, जो कि वाकई में ज्यादा घातक नजर आ रहा था, और वो थे ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स को सस्ते में निपटा दिया गया। फिलिप्स जो है वो जल्दी निपट गया। फिलिप्स ने कुल मिलाकर 7 रन बनाए सिर्फ 6 गेंदों में, और ये वो 2 विकेट थे जो ना सिर्फ उपकप्तान अक्षर पटेल को कॉन्फिडेंस देंगे, टीम इंडिया के लिए भी अच्छा रहा कि उपकप्तान भी टीम के लिए हैं और गेंदबाजी में जो उनसे टीम चाहती है वो मिलता नजर आया। 2 लगातार ओवर में ये 2 जो विकेट गिरे, उसने न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। और रही सही कसर, जब गेंदबाजी करने के लिए कप्तान को लग गया कि अब यहां पर जो है वो 11 ओवर तक जो है थोड़ी बहुत कमी फिन एलन मार रहे थे, फिन एलन बाहर जा चुके हैं, ग्लेन फिलिप्स भी बाहर गए हैं, तो खतरा थोड़ा कम है। तो उन्होंने इस बीच में अपने ओवर्स को पूरा करवाने के लिए अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगा दिया, जो कि पिछले ओवर में बुमराह कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अर्शदीप को लगाया, और अर्शदीप जब आते हैं पारी के 12वें ओवर में, आते ही पहली गेंद पर उस ओवर की रचिन रविंद्रा को स्क्वायर लेग पर कैच करवा देते हैं, और वहां पर अक्षर पटेल होते हैं, कैच भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद एक गेंद रुक करके अगली गेंद पर सेंटर को निपटा देते हैं। यानी एक ही ओवर में अर्शदीप सिंह 2 विकेट निकालते हैं और उनके विकेटों की संख्या जो है वो 3 हो जाती है। बाद में जाकर के उनके विकेट जो है वो 5 हो जाते हैं कॉलम, और भारतीय टीम इस मुकाबले को 46 रनों के अंतर से जीतती है। 225 रन की बढ़त जो है, 225 रन पर ऑल आउट करती है न्यूजीलैंड को 20वें ओवर में जाकर के, और 46 रन की जीत हासिल करके सीरीज को 4-1 कर देती है। तो अगर कप्तान सूर्य कुमार यादव की यहां सूझबूझ ना काम आती तो शायद भारतीय टीम ये सीरीज में 3-2 की जीत लेकर जाती वर्ल्ड कप में। लेकिन ये 4-1 की जीत लेकर वर्ल्ड कप में जब जाना, ये टीम इंडिया को अलग मनोबल देगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको शुरू में कहा कि वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 बना डाला, अभी तक ये ऊहापोह था कि ओपनिंग कौन करेगा, 3 नंबर पर क्या होगा। अब ये तय हो चुका है कि चूंकि 3 तारीख को टीम इंडिया के साथ में तिलक वर्मा जुड़ जाएंगे मुंबई में, 4 तारीख को वार्म अप भी खेलेंगे, तो जैसे ही वो टीम में आएंगे वो नंबर 3 की पोजीशन अपनी ले लेंगे। और मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जहां पर हमने देखा कि ईशान किशन ने सेकंड इनिंग के अंदर में विकेट कीपिंग ग्लव्स थामे, विकेट कीपिंग पूरे 20 ओवर उन्होंने की। मतलब कि मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वर्ल्ड कप में आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर अब संजू नहीं, ईशान किशन होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके वो ओपनर बल्लेबाज, यानी भारत एक लंबे अरसे के बाद पिछले 2-2.5 दशकों में तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि 2 लेफ्ट हैंडर किसी फॉर्मेट में भारत के लिए ओपनिंग करेंगे। एक तरफ होंगे अभिषेक शर्मा, दूसरी तरफ होंगे ईशान किशन। और प्लेइंग 11 कैसे सेट की गई है, अब आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं भारत की क्या होने वाली है। अभिषेक ईशान ओपनिंग करेंगे, 3 पर तिलक होंगे, 4 नंबर पर सूर्या होंगे, 5 पे आपके शिवम दुबे होंगे या हार्दिक पांड्या होंगे। हार्दिक पांड्या मान लीजिए 5 पे हो गए, 6 पे शिवम हो गए, 7 पे रिंकू हो गए, 8 पे अक्षर हो गए, 9 पे वरुण चक्रवर्ती हो गए, 10 पे बुमराह हो गए और 11 पे अर्शदीप सिंह हो गए। ये 11 हो गए। अब इसमें एक और झोल है, वो ये है कि अब भारतीय टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा पिच को देखकर भी काम करेगी। मसलन अगर पिच स्पिनर्स के लिए ज्यादा है और आपको एक ऑफ स्पिनर चाहिए हिटिंग के लिए, तो हो सकता है शिवम दुबे को आराम देकर के सुंदर को लाया जाए, और सुंदर फिर आकर के वही नंबर पे जहां पर शिवम दुबे बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर सुंदर बल्लेबाजी कर रहेंगे। सेम हिटिंग रेंज उनके पास भी काफी है, काफी जबरदस्त हिटिंग करते हैं, क्या स्पिनर क्या पेसर सब पर मारते हैं, तो ये भी भारतीय टीम के लिए फायदे का सौदा है। और कुछ मैचेस के अंदर में आपको कुलदीप यादव के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि हो सकता है जैसे स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ काफी अच्छा आंकड़ा है कुलदीप का, तो हो सकता है वहां कुलदीप भी आ जाए। लेकिन ये मैनेजमेंट तय करेगी क्या करना है, किस तरीके से खेलना है। लेकिन एक बात तय है कि टीम इंडिया का प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल हो गया है। सारी दुविधाएं, सारी शंकाएं जो है वो खत्म हो चुकी हैं। टीम इंडिया ने सही तरीके से सीरीज का समापन किया है, और आई होप आप लोगों ने भी सीरीज को एंजॉय किया होगा, और किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान के अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैच के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।